सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन ने मियां नवाज शरीफ की तबीयत से मुतालिक तो खबरें आप तक पहुंचती रहती हैं। उनके प्लेटलेट्स की तादाद कभी बढ़ती है कभी कम होती है। डॉक्टर्स का उनका चेकअप मुस्तकिल बुनियादों पर जारी है। मेडिकल बोर्ड में मजीद डॉक्टर्स को भी इंक्लूड किया गया है और साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ की तबीयत के साथ आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत भी खासी ख़राब इस वक्त है। वो भी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं और हॉस्पिटल को ही सब जेल करार दिया जा चुका है, जहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज उनसे मुलाकात की। दीगर पार्टी रहनुमा भी वहां पर पहुंचे थे, लेकिन चूंकि हॉस्पिटल को सब जेल करार दे दिया गया था तो किसी पार्टी रहनुमा को उनसे मिलने नहीं दिया गया। सिर्फ बिलावल की उनसे मुलाकात हो सकी। साथ ही साथ मियां साहब को जो तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब को जो तिब्बी सहूलियात देने की डिमांड हुकूमत से कर रही है, उससे मुताल्लिक कुछ आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी गुफ्तगू की और मियां साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मियां नवाज शरीफ को दी जा रही हैं। बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की इफ्तिताही तकरीब थी, संग बुनियाद रखने की तकरीब थी, जिसमें वज़ीर आज़म खिताब कर रहे थे। मियां साहब की सेहत से मुतालिक उन्होंने कहा कि अदालत की जानिब से ये पूछा गया है कि क्या मियां साहब की ज़िंदगी की ज़मानत दी जा सकती है, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी की भी ज़िंदगी की ज़मानत कोई इंसान नहीं दे सकता और मैं तो अपनी ज़िंदगी की भी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस हवाले से और साथ ही NRO के हवाले से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की। पहले आपको सुनवाते हैं कि मियां साहब की सेहत के हवाले से वज़ीर आज़म का क्या कहना था। तो वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मियां साहब को दी जा रही हैं और वज़ीर आज़म ने ही खुसूसी हिदायत भी दी थी 2 रोज़ पहले, जब मरियम नवाज़ साहिबा को मियां साहब के पास रखने की उन्होंने हिदायत दी थी और फिर मरियम नवाज़ साहिबा को हॉस्पिटल पहुंचा भी दिया गया था। सर्विसेज अस्पताल में वो मौजूद थी, लेकिन उन्होंने भी चौधरी शुगर मिल्स में ज़मानत के लिए अप्लाई किया था और उनकी ज़मानत को रद्द कर दिया गया। तो मियां साहब तो अब ज़मानत पर हैं, लेकिन मरियम नवाज़ को ज़मानत नहीं मिल सकी है। जिस तकरीब का शॉट आपने इमरान खान का देखा, उसी तकरीब में वज़ीर आज़म ने NRO से मुतालिक भी बातचीत की। एक बार फिर उन्होंने कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं किसी को NRO नहीं दूंगा। उनका वो शॉट भी आपको सुनवाते हैं, फिर वापस आकर मेहमानों का आपसे तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि ब्लैकमेल वो नहीं होंगे और NRO वो किसी को नहीं देंगे। इससे पहले भी कई मरतबा वो इस सिलसिले में गुफ्तगू कर चुके हैं। इस बारे में बात करेंगे, लेकिन ज़रा पहले मियां साहब की सेहत से मुतालिक डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। खुनज़ादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अफनान साहब PMLN से, के रमेश कौर साहब पाकिस्तान तहरीक साहब से हमारे साथ मौजूद हैं। तो चट्टान साहब, मियां साहब की सेहत से मुताल्लिक वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि हर तरह की तिब्बी बेहतरीन सहूलियात दी जा रही हैं। बाहर से भी डॉक्टर्स बुलवाए गए हैं, मुख्तलिफ शहरों से वहाँ बुलवाकर मेडिकल बोर्ड्स में उन्हें शामिल किया गया। मियां साहब का चेकअप करवाया गया और किसी भी तरह की कोई कमी हुकूमत ने नहीं छोड़ी है मियां साहब के इलाज में। जरदारी साहब का इलाज भी बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है, उन्हें भी ये तमाम सहूलियात दी जा रही हैं। पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कमी तो छोड़िए है ना। सारे लोग चीख चीख के कह रहे थे, ये हुकूमत जो खुद से बोर्ड बना रहे थे वो सब कह रहे थे कि भाई आप इसका इलाज कराए, उसको अस्पताल में एडमिट करवाए, उसको पूरी जो इंसानी हुकूक है वो दे दे। जो एक कैदी का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ नवाज शरीफ साहब का, हर पाकिस्तानी को, हर इंसान को देना चाहिए। तो ये सारे उसको चीख चीख के कह रहे थे। इस टाइम तो वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, इस टाइम तो वो लोग समझ ही नहीं रहे थे। तो अब हालात ऐसे हो गए कि डॉक्टरों की भी कंट्रोल से निकल गए हैं। ऐसे हालात में भी हमने जो तमाशा देख लिया, इसी दिन के इदारे एक दूसरे पे डाल रहे थे कि आप ले ले ज़िम्मेदारी और आप ज़िम्मेदारी ले ले। हमें अफसोस हुआ कि हमारे इदारे कितने कमज़ोर हो गए। इसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस का फुकदान है। ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ बनता था कि जब वो इतना सख्त बीमार है, हुकूमत के पास ये इख्तियारात है कि उसको छोड़ देते और वो अपनी मर्ज़ी से अपना इलाज करे। तुम कौन होते हो इसके लिए कि आप यहाँ से डॉक्टर भेजते, वहाँ से डॉक्टर भेजते? क्या वो आप उसको छोड़ देंगे तो क्या नवाज शरीफ साहब भाग जाएगा? वो वापस नहीं आएगा। तो हुकूमत कैसे छोड़ सकती है? ये इख्तियार तो अदालतों का है ना। ये केसेस तो अदालतों में चल रहे हैं। जो रिमांड पर या जिनको सजा सुनाई है अदालत ने सुनाई है, हुकूमत ने तो नहीं सुनाई। जो सजावार कैदी होता है, जिसको सजा हो जाती है, वो सजा भी जिस तरीके से हुआ है, जो वीडियो आ चुका है, इसके बाद सारे लोगों को पता चल गया कि वो बेकसूर है। जज का जो वीडियो आ चुका है, लेकिन जो जिसको सज़ा हो जाता है, इसके सिवाय हुकूमत के पास इख्तियार था
कि वो कह देते कि आप जाएं अपना इलाज करें, इतने इतने दिनों में अपना इलाज करो। जब इसका इलाज हो जाता तब वो उसको गिरफ्तार कर लेते। तो ये इख्तियार तो इनके पास था, लेकिन उन्होंने मुजरिमाना गफलत से काम लिया है और ये इस हद तक पहुंच गए। सारे ये हुकूमत ने जो डॉक्टरों का बोर्ड बनाया है वो चीख चीख के कह रहे थे कि भाई उनको तिब्बी सहूलतें दे दे और इनकी जो बीमारी है वो क्रिटिकल है और खुदा न ख्वास्ता किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। इस टाइम पे ये लोग खामोश थे क्योंकि ये तो इस वजह से नहीं पकड़ाया कि वाकई ये लोग मुजरिम है। और या अगर करप्शन खात्मे की कोई बात करते हैं तो वो तो नेब ने कहा था कि मौजूदा हुकूमत के मेंबरान के करप्शन के खिलाफ मैं एक्शन ले लूँ, तो ये हुकूमत तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। सारे करप्ट लोग 27 लोग। ठीक है, चलें अखुंज़ादा साहब, अभी तो सेहत की सहूलियात से मुतालिक बात कर रहे हैं। वो जो करप्शन की बात है या अदालतों में क्या मामला चल रहे हैं उस पर अभी ज़रा आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। डॉक्टर अफनान साहब का भी मैं एक छोटा सा टेक ले लूँ। नून लीग को जो इस वक्त तशवीश है मियाँ साहब की तबीयत को लेकर, रमेश साहब फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ तफसील से ज़रा। तो अफनान साहब, वज़ीर आज़म जो दावा कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने आज बताया कि बेहतरीन तिब्बी सहूलियात नून लीग को मियाँ साहब को इस वक्त दी जा रही हैं, आपकी जमात मुतमईन है इस वक्त उन पूरी सहूलियात से जो हुकूमत फराम कर रही है इस वक्त मियाँ साहब को? देखिए, हम मुतमईन तो नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस हकूमत ने पहले एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी और इस हकूमत ने एक ऐसा कॉन्कॉक्टेड केस क्रिएट किया जिसकी वजह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया। फिर ना सिर्फ उन्होंने ये किया, उनको घर से खाना आना बंद कर दिया गया। फिर इमरान खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड टीवी पे जाके ये कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ, मैं जाके भी ये जो है एयर कंडीशनर और ये जो टेलीविज़न है ये भी मैं इनसे ले लेता हूँ। और अब एक आदमी जिसकी उम्र 70 साल है, उसको किडनी का भी मर्ज़ है, उसको हार्ट के 2 ऑपरेशन हो चुके हैं और उसको दीगर बीमारियाँ भी हैं, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। तो उसके साथ जब आप इस तरह का सलूक करेंगे और फिर जब बार बार ये कहा गया कि भाई आप जो है वो इस तरह ज़्यादती ना करें, सियासत तो चलती रहती है, आप अगले की ज़िंदगी के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, तो इन्होंने मजाक उड़ाया आगे से। ये आज भी मजाक उड़ा रहे हैं पीटीआई वाले। आप सोशल मीडिया पे जाके देखें तो कहते हैं कि जो सर्विस मियाँ साहब को दी जा रही है ये क्या पाकिस्तान के आम कैदियों को भी यही मिलती है? तो इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह का जो जहरीला प्रोपेगेंडा है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ और शरीफ फैमिली और PMLN के ख़िलाफ़ किया गया। अब जब हालात इस कदर ख़राब हो गए कि इन्होंने ख़ुद लगा कि ये मामला बहुत ख़राब है, तो तब आके ये मासूम बन के टीवी पे कह रहे हैं कि मैं तो अपनी गारंटी नहीं दे सकता, तो मैं किसी की क्या गारंटी। आप अपनी गारंटी नहीं दे सकते, आप किसी की क्या गारंटी दें? आपके हाथ में तो वैसे ही कुछ नहीं है, आप इतने मासूम, आप इतने सीधे हैं। तो आपको किसने कहा था कि आप कहें कि मैं टेलीविज़न लेता हूँ, मैं AC लेता हूँ? आपको किसने कहा था कि आप बोले कि मैं जो वो इनको जेलों में बंद करूँगा, मैं इनको रुलाऊँगा? आप उस वक्त आपकी अकल जो है वो घास चरने गई हुई थी क्या? तो ये इन्होंने मामला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का हेल्थ का जो है वो खुद ख़राब किया है। और ये ना सिर्फ ये बल्कि जो इनको लेके आए वो भी जिम्मेदार है जो मियाँ साहब की हेल्थ आज इस हद तक ख़राब हुई है। ठीक है, दोनों जमातें इस वक्त मुतमईन नहीं हैं जो उनके कायदीन को जो भी इस वक्त तिब्बी सहूलतें फ़राम की जा रही। रमेश कुमार साहब, वज़ीर आज़म साहब ने आज गुफ्तगू की, उन्होंने कहा बेहतरीन तिब्बी सहूलियात हम फराम कर रहे हैं। जो सेहत का मामला है ज़ाहिर है उस पर ना सियासत किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो हुकूमत की अपोजिशन की हो, किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म अगर सहूलियात फ़राम कर भी रहे हैं तो हुकूमत का तो एक काम है, इसमें क्रेडिट लेने वाली क्या बात है कि वो आएँ और एक यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से बताएं कि वो बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराम कर रहे हैं मियाँ साहब को? देखिए, एक प्रोपेगेंडा चल रही है कि मेडिकल हेल्थ के हवाले से ख्याल नहीं किया जा रहा। उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट ज़रूर दी है और वो भी एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने बात की है। मियाँ साहब की जो तबीयत है वो बिल्कुल सीरियस है और अभी भी सीरियस है, क्योंकि जो 5 स्टंट लगे हुए हैं उसमें से 3 स्टंट उनके बंद हो चुके हैं। कैरोटिड आर्टरी उसकी 90% ब्लॉक हो चुकी है और प्लेटिलेट्स को अगर कंट्रोल करते हैं तो इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं तो फिर किडनी के ऊपर असर पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ों में क्रिटिकल तरीके से फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो डॉक्टर भी बहुत सारे परेशान हैं, उसमें कोई शक नहीं है। मगर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए कि जब भी कोई ब्यूरोक्रेट, जब भी कोई सियासतदान केसेस में आता है तो वो बीमार हो जाता है। इस वजह से ये यहाँ पे कहावत बनी हुई है, भाई जिसको भी होता है और वो जाके हॉस्पिटल में कोई ना कोई बहाना करके लेट जाता है।
तो इस वजह से वो ज़रूर बात की जाती है। मगर मैं समझता हूँ मियाँ साहब के हवाले से वो जेन्युइन रीज़न है, वो बिल्कुल बीमार है और इस वजह से उनको हाई कोर्ट ने एक रिलीफ दिया भी है, मगर उनको टेंशन फ्री होना भी चाहिए। मगर साथ में अगर ये भी देखा जाए कि 3-3 मरतबा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हुकूमत कर चुकी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे 60-70 साल के जो जेलों के अंदर होंगे, जो मुख्तलिफ अमराज में आ गए हैं, कोई हेपेटाइटिस में, कोई कैंसर में, कोई किस में, जिन्होंने, तो मैं समझता हूँ फिर तो उसके लिए लेजिस्लेशन भी होनी चाहिए कि जो ऐसे लोग जो ऐसे अमराज में अगर मुब्तला है तो फिर उनके लिए भी कोई रिलीफ होना चाहिए। बड़े के लिए हो रहा है, छोटे के लिए क्यों नहीं हो रहा है? मैं आज इसकी स्टडी कर रहा था कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, दुनिया के अंदर जो है वो उसके लिए कानून क्या है, तो और दुनिया उसको कैसे देख रही है, उसके ऊपर मैं थोड़ी स्टडी कर रहा हूँ। कल हो सकता है इसके ऊपर कुछ ब्रीफ में इसके ऊपर बात भी करूँ, लिखूँ भी सही। मगर ये एक वतीरा बन गया है कि हेल्थ इशू को बना के रिलीफ भी दिया जाता है और हेल्थ इशू को बना के सियासत भी की जाती है। तो जहाँ पे जेन्युइन केस हो वहाँ पे ऐसी सियासत भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई हेल्थ इशू बना के सियासत करता है तो उसके कॉल फैल से हमें क्या फ़र्क पड़ता है? मगर कम से कम बीइंग ए गवर्नमेंट, हमें एज ए सियासतदान, हमें हमारा अखलाक, हमारा मज़हब, हमारा धर्म हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम ऐसे इशू के ऊपर कभी भी किसी की तकलीफ़ को देखकर हम उसके ऊपर सियासत करें या उसके ऊपर हंसी मजाक करें। ये अच्छी बातें नहीं हैं और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मैं आज भी दुआगू हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो है, जो भी केसेस हो वो तो अपने तौर पे केसेस के हवाले से वो कोर्ट चल रही है, वो डिसाइड करेंगे, मगर उसको अल्लाह ज़िंदगी दे और उनकी सेहत जो है वो ठीक हो जाए। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ एज ए मेडिकल डॉक्टर, जो मैं इसकी जो कंडीशन देख रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई रिस्क में मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ नज़र आ रहे हैं। क्योंकि थोड़ा रिस्पॉन्ड कर दूँ, लेकिन रमेश कुमार साहब तशवीश की बात यह है कि अभी दोनों जमातों के नुमाइंदगान पीपल्स पार्टी और नून लीग का आप मौक़िफ़ सुन चुके हैं और दोनों ही जमातें अपने अपने कायदीन को मिलने वाली सहूलतों से मुतमईन दिखाई नहीं दे रही। तो ये एक बड़ा सवाल हुकूमत के सामने है, इनको मुतमईन भी करना है, आपको ऐसी सहूलियात फराहम करनी है। मेरे ख्याल में सहूलियात के हिसाब से मियाँ साहब को तो खैर फैसिलिटी थी, एसी वेसी था। और मुझे ये थोड़ा सा पता चला है कि आसिफ साहब को जो है वो एसी, मुझे पीपल्स पार्टी के ही किसी बंदे ने बताया कि आसिफ साहब के पास एसी भी नहीं है और इंसुलिन के लिए फ्रिज भी बाहर रखा गया है। तो ये उन्होंने बताया, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि उनको दी गई है या नहीं दी गई है। मगर मैं समझता हूँ कि नॉर्मली जो है, जो इस वक्त जो पाकिस्तान का कानून है वो फैसिलिटी के हकदार हैं इस वक्त के कानून के मुताबिक। आगे कानून चेंज होते हैं कि क्या उनकी जिसकी सज़ा होती है उस मुताबिक उसको करते हैं। मगर इस हवाले से मैं तो ये कहूँगा कि इंटरनेशनली हमें देखना पड़ेगा कि जो भी लोग जो इस उम्र में आ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आसिफ साहब का या मियाँ साहब की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे हज़ारों कैदी होंगे जो ऐसे हालात में से गुज़रते होंगे, उनको भी पसीने आते होंगे, उनकी लाइफ कैसे गुज़रती है। और यहाँ तो देखो ना, यहाँ तो कुदरत का निज़ाम, आजकल कोई कहता है क़यामत बाद में, मैं तो कहता हूँ जो आज यहाँ पे करता है वही कल यहाँ पे भुगतना पड़ता है। तो जो 3-3 मरतबा हुकूमतों में रहे, उनको इन चीज़ों का एहसास होना चाहिए था कि यार कैदियों के अंदर हम जाएँ, विज़िट करें, थानों की हैसियत क्या है, पोजीशन क्या है, जेलों की पोजीशन क्या है, और जेलों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उसकी ग़िज़ा क्या है, उनसे क्या जो वो हो रहा है। मैं सच बताऊं, कुछ हमारे लोग रमेश कुमार साहब, आप ये कह रहे हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए हुकूमत ने सहूलियात फराहम की हैं, कहीं भी किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। मैं, आपको पता है ज़िंदगी में मुझे मेरे वालिद ने कहा है, कहीं कोई मोड़ हो जहाँ पे आपको झूठ बोलना पड़े वहाँ पे खामोशी ज़रूर इख्तियार कर लिया करो अगर बोल नहीं सकते हो तो। मगर उसके लिए आप अपने झूठ बोल के किसी और का गुनाह अपने सर पे नहीं लिया करो। तो मैं हमेशा अपने मज़हब को फॉलो करता हूँ, अपने धर्म को फॉलो करता हूँ, अपने वालिद के कह के ऊपर चलता हूँ और अदब और आदाब के दायरे में रहता हूँ। जहाँ पे मुझे जिस चीज़ का पता नहीं है और सुनी सुनाई हुई जो बातें होती हैं उन चीज़ों के ऊपर मुझे तो कोई कहता है इसने ये चोरी की, ये की, मैं कहता हूँ मैंने अपनी आंखों से जहाँ पे देखी हुई है, जैसे बहुत सारी चीज़ों का मुझे पता है, सिंध के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है, मैं तो उधर कहता हूँ कि यार आप लोगों की वकालत क्यों करते हो जब मैं उन चीज़ों को देखता हूँ तो। मगर जहाँ पे मैंने देखी हुई नहीं होती वहाँ पे तो कम से कम मैं कहता हूँ कि आदमी कहे कि भाई जो इदारे इंडिपेंडेंट इदारे हैं
वो उसको देखे और उस हवाले से वही जवाब दे। तो उस हवाले से नहीं होना चाहिए, इस तरीके की स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। सही। तो अखुनज़ादा चट्टान साहब, ज़ाहिर है अब ये कानून की खिलाफ वर्जी हुई, जेल में सहूलियात से मुतालिक नहीं हुई, ये तो सब सुनी सुनाई बातें हैं। अगर इसके वाज़े सबूत आपके पास, आपकी जमात के पास, किसी रानुमा कारकुन के पास मौजूद थे, तो फिर इस मामले को लेकर आपको एज पार्टी अदालत में जाना चाहिए था कि आपके लीडर को सहूलियात नहीं मिल पा रही, वो बीमार हैं, उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। अदालत में भी गया मामला, अदालत से ही जो फैसले आते हैं ज़ाहिर है उन्हीं को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उन्हीं को मानना पड़ता है। तो फिर इस सूरत हाल में हुकूमत पर तो शिकायत नहीं की जा सकती, हुकूमत पर तो इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। देखिए जी, हमने वो अदालतों में भी गए, नेब कोर्ट ने भी कहा, अदालतों ने भी कहा, जो बोर्ड बनाए उन्होंने भी कहा कि ये बिल्कुल बीमार है और उसको सहूलत देना चाहिए। इसके बावजूद भी हुकूमत ने सहूलत नहीं दिया। और बार बार आपने सुना होगा, जब भी चेयरमैन बिलावल साहब मिलने जाते, जरदारी साहब को जेल में जाते थे या जरदारी साहब नेब में पेश होते थे, तो बिलावल साहब मीडिया पे यही बात करते थे कि हमें तो डॉक्टरों ने, जो हमारे डॉक्टर्स नहीं है, जिस हुकूमत ने जो बोर्ड बनाया है उन्होंने भी लिखा है, रिपोर्ट दिया है कि उसको इलाज की ज़रूरत है और इसका इलाज किया जाए। और फिर जो जेल का डॉक्टर है वो भी उन्होंने कहा, अदालतों ने भी कहा। लेकिन ये हुकूमत है, ये इंतकामी हुकूमत है, इंतकाम लेते हैं। इसका न एहतसाब से कुछ लेना देना है, न करप्शन से कुछ लेना देना है। मरियम नवाज़ को कैसे गिरफ्तार किया? बाप के सामने मरियम नवाज़ को गिरफ्तार किया। आदि परियाल को कैसे जेल भेज दिया? ईद के रात गैर कानूनी तौर पे कि 5 बजे के बाद कोई जेल वाले कैदी को ले भी नहीं सकते उसको भी, क्योंकि ये समझते हैं कि हम उस पर जुल्म करेंगे तो ये टूट जाएंगे। उन्होंने गलत अंदाज़ा लगाया हमारी लीडरशिप के, हम टूटने वाले नहीं है ये सारा। और ये जो ड्रामा कर रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, तो जब हम कहते हैं कि भाई आप एनआरओ दे सकते हैं, तो कहते हैं नहीं, मैं तो नहीं दे सकता हूँ। इदारे तो आज़ाद है, नेब तो आज़ाद है, अदालत तो आज़ाद है। लेकिन बार बार एनआरओ का उन्होंने अपर किया। पहले वो कहते थे पैसे दे दे, जो पैसे वो दाखिल करे, जिस तरह के अगवा बराई तावान जो किसी को अगवा कर देते हैं, और अगवा बराई तावान में कहते हैं इतने इतने पैसे भेज दे फिर अपने बंदे को ले जाए। इनके वज़रा बार बार कहते हैं पैसे दे दिए और अपने आप को छुड़ाए। लेकिन भाई क्यों, क्या पैसे दे दिए? आपके केस क्या है? आपने तो नवाज शरीफ साहब को करप्शन पे नहीं निकाला, आपने तो अकामा पे निकाला। जरदारी साहब का इतना अरबों का शोषा छोड़ के 3 करोड़ का केस बना। रमेश कुमार साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले बस मियां साहब की सेहत से मुतालिक जरा एक आखिरी बात अफनान साहब से पूछ लूं। अफनान साहब, अब मियां साहब, उम्मीद यही है कि ज़ाहिर जमानत तो उनको पहले ही चौधरी शुगर मिल्स में मिल चुकी है, अल अजीज़िया में भी उन्हें जमानत में तौसी भी हो जाएगी आगे भी, तो उसके बाद मियां साहब इलाज पाकिस्तान में ही कराएंगे या पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं? मियां साहब की अपनी सोच क्या है, उनकी फैमिली की सोच क्या है, पार्टी उनकी सेहत से मुतालिक क्या सोच रही है, इलाज कहाँ पर होगा? देखिए, इलाज जो है वो पाकिस्तान में होगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है वो मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। और जो जहाँ तक बात रहेगी उनकी सेहत की, तो वो इंतहाई तशवीशनाक है। और जैसे अभी डॉक्टर रमेश साहब ने बताया, डॉक्टर हैं, इनको ज़्यादा इस पर रोशनी डाल सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी जो है वो मतलब तशवीशनाक है मामला। मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, इन्होंने कहा कि कानून एक ऐसा होना चाहिए जो कि ये अभी रिसर्च भी कर रहे हैं। मैं इसमें ये कि जो कानून मुशर्रफ के लिए, जो कानून याया ख़ान के लिए, अयूब खान के लिए है, वही कानून आप हमें भी दे दें, और वही कानून इस मुल्क के 21 करोड़ लोगों को भी दे दें। हमें कोई, हम ज़्यादा नहीं मांगते, हमें वही कानून चाहिए जिस कानून के तहत पिछले साल इस मुल्क का इलेक्शन रिग हुआ था ना, वो कानून आप हमें भी दे दें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो इलेक्शन रिग करें, आप हुकूमतें गिराएं, आप जो है वो एक गैर मसनूई जो है 25 जुलाई 2018 से पहले मुल्क में जो कवानीन नाफिज थे, अभी भी वही कवानीन नाफिज है ना। कानून तो नहीं बदल गए, जो आपके 5 साल दौर में थे कानून अभी भी वही हैं, और उसी को ये हुकूमत भी फॉलो कर रही है, या अलग से कहीं कोई कवानीन लाए गए? आप मुझे बताएं, कौन सा कानून इस मुल्क में इलेक्शन रिग करने की इजाज़त देता है? कौन सा कानून इस मुल्क में जज की, जिसकी वीडियो आ चुकी है कि उसने किसी के कहने के ऊपर कहते हैं ये फैसला दिया है, उसके बावजूद आप 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को जेल में बंद रखा हुआ है? ये कौन सा कानून है इस मुल्क का? कौन सा कानून इस मुल्क की इजाज़त देता है कि मुशर्रफ तो बाहर घूम रहा है
मुशर्रफ को कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी प्रोसिक्यूशन टीम पूरी फारिग कर दी है। कौन सा दुनिया का कानून है, कौन सा कानून इजाज़त देता है कि आप इस मुल्क के आइन को तो तोड़ें, मगर जब आपसे कोई सवाल पूछे तो आप क्या हमसे परवेज़ मुशर्रफ तो आपके ही दौर में बाहर गए ना, वो मैं कह रहा हूँ, मैं हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, तो वो बाहर नहीं गए। हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई लेकिन ये बात, ये हम तो ये चाहते थे कि ये मुल्क और ये हम चाहते थे कि CPEC चले, इस मुल्क की इकॉनमी चले, उसके लिए हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े, उनमें से ये एक कॉम्प्रोमाइज़ था। लेकिन ये इस मुल्क को इस नहज पे लेके आ गए हैं चंद लोग कि ये जो नफ़रत है ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से नहीं है, ना ही मुस्लिम लीग नून से है, ये नफ़रत इस मुल्क के 21 करोड़ लोगों से है। ये चाहते नहीं है कि इस मुल्क के 21 करोड़ लोग तरक्की करें, इनसे बराबरी। आपने देखा होगा गुज़िश्ता रोज़ जब शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ साहब की सेहत से मुतालिक दरख्वास्त दायर की, उसी दिन अदालत लगी, 3 वक्फे उस समात में हुए, फिर मियाँ साहब को ज़मानत भी दी गई, 3 रोज़ की वो पूरी ज़मानत थी। तो वो भी इसी मुल्क का कानून था ना, जब आपको रिलीफ मिलता है, जब आप मरने के करीब पहुंच जाएंगे, यानी कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए आपको तकरीबन मरने के करीब पहुंचना चाहिए, आप ये कह रहे हैं, तब इस मुल्क का कानून चलना शुरू हो जाएगा। आपने एक बंदे के खिलाफ गलत केस बनाए, आपने उसको जबरदस्ती या कहते जेल में। मियाँ साहब की सेहत से मुतालिक, मियाँ साहब की तो सेहत ऐसी थी, लेकिन आपको याद होगा हमजा शहबाज साहब को भी जमानत मिली थी, हफ्ते का रोज था, अदालत भी नहीं गए थे, उसके बावजूद उन्हें जमानत मिली घर बैठे बगैर। मैं ये कह रहा हूँ कि जज अरशद मलिक की वीडियो के बाद अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि केस तो ठीक कोई है ही नहीं ना, ये तो बात प्रूव हो गई आवाम के सामने कि कोई केस ठीक नहीं है। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि फलाना कानून, मुझे बताएं किस कानून के तहत उसको ब्लैकमेल किया गया, किस कानून के तहत उसने जो है वो ये फैसला दिया। कानून की अगर बात होगी तो कानून तो आपकी बुनियाद तो ठीक होनी चाहिए। कानून की बात, आप आइन और कानून को अपने जूतों के नीचे रोंदें और साथ ही आप कहें जब आपको आपका मुफाद है कि आइन और कानून, भैया आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है। आप अपनी बुनियाद तो ठीक करें, आप आवाम से वोट तो लेके आएँ, आप आवाम का ये देखें, आप इस मुल्क के 21 करोड़ लोगों को ये बकरियां ना समझें। आप अगर ये समझते हैं कि आप इस मुल्क के ये जो है आप इनको इधर कर लेंगे उधर कर लेंगे, तो आप एक दफ़ा इस मुल्क को तोड़ चुके हैं इस चक्कर में, इन्हीं हरकतों की वजह से, इसी जहालत और इसी नलायकी की वजह से ये मुल्क टूटा है कि भाई आप इस मुल्क जो जिसको वोट देगा उसको उतना हिस्सा मिलेगा। अगर बराबरी होगी, मसावाद होगा तो मुल्क चलेगा आगे। जोर ज़बरदस्ती पे मुल्क नहीं चल सकते, मुल्क क्या घर नहीं चल सकते, आप मुल्क कैसे चलाएंगे जोर ज़बरदस्ती के ऊपर। ठीक है, चलें रमेश कुमार साहब से ज़रा इसका जवाब लेते हैं। रमेश कुमार साहब, जो अफनान साहब ने कहा, इनकी बातों का भी आप जवाब दे दीजिएगा। साथ ही वज़ीर आज़म जब NRO का जिक्र करते हैं अपनी पहली तकरीर में भी वो कहते हैं मैं NRO नहीं दूंगा, उस दिन से लेके आज तक, आज भी उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ किसी को NRO नहीं दूंगा। तो NRO देने का इख्तियार उनके पास है, किसी और के पास है, वो दे सकते हैं नहीं दे सकते, ज़रा इसकी भी वजाहत कर दीजिएगा। पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ना वो NRO से भरी हुई है, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर NRO की बात करता है। मगर मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का जो कानून है वो प्राइम मिनिस्टर को NRO का इख्तियार नहीं देता, मगर ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये चीज़ें ज़रूर हैं। दूसरी चीज़ बात की मेरे भाई ने, एक तो 21 करोड़ लोग, जो भी पॉलिटिकल लीडर होता है वो 21 करोड़ लोग अपने जेब में डाल के बैठा होता है कि भाई 21 करोड़ लोग उसके साथ हैं। मैं समझता हूँ जिसके पास जितना मैंडेट है वही उसका मैंडेट है, 21 करोड़ लोगों की बात नहीं है, जितना जिसके पास मैंडेट है वो सामने है। रही बात कानून की, कानून पहले भी वो था, आज भी वही है। कानून की इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है कि कैसे होती है इम्प्लीमेंटेशन। मसला ये है कि जब भी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है, एक दूसरे की टांगें खींची जाती है, वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हुए भी अपने आप को बचाने में लग जाती है और अपोजिशन को काउंटर जवाब देने के लिए लगी जाती है, मगर कोई इस्तेलाह नहीं कर सकती। जब तक इस्लाह नहीं होगा तब तक ये चीज़ें नहीं होंगी। आप आज भी, मैं समझता हूँ आज भी मुल्क की जो बेहतरी है वो इन चीज़ों के ऊपर नहीं है जो माजी की तरह, आज की तरह जो धड़ों की जो सियासत चल रही है, एक दूसरे की जो टांगें खींची जा रही हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो गाली गलौज हो रही है, ये चीज़ें इस मुल्क को पीछे लेके जाएंगे, मुल्क को आगे नहीं लेके जाएंगे। आज अगर हमें कश्मीर का मसला हल करना है, आज अगर इस मुल्क के को क्राइसिस से निकालना है, आज अगर हमें यूनिटी पैदा करनी है, तो हमें पहले एक्सटर्नली जोग्राफिकली हमें अपनी अहमियत मनानी है। ईरान सऊदी के अंदर में अहमियत हो, टर्की शाम में अहमियत हो, चाइना हांगकांग में अहमियत हो, तीनों हमारे दोस्त और पड़ोसी मुल्क हैं, मगर ये हमारी अहमियत तब बढ़ेगी जब हम इंटरनली मजबूत होंगे, इंटरनली हमारी यूनिटी होगी। जब तक हम एक दूसरे के मानेंगे नहीं, हैसियत नहीं मानेंगे, उसका मैंडेट नहीं मानेंगे,
उसको मानेंगे नहीं, उसकी हैसियत मैं समझता हूँ हम पीछे जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। सीनियर सियासतदानों का काम यह है सही। कि अच्छे मशूरे दें, आगे अच्छे इखलाक से बढ़ें। मदीना रियासत ये नहीं है, मदीना रियासत के अंदर जालमों को भी माफ़ करके उसको एजुकेशन के बहाने लेके आया गया। ककड़ी फेंकने वाली की भी तबीयत पूछने खुद आप चले गए कि आपकी तबीयत कैसी है। तो मैं समझता हूँ बातों की हद तक हर बंदा कहता है। मैंने मियाँ साहब को भी देखा, मैंने माजी में पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट भी देखी, मैंने मुशर्रफ की गवर्नमेंट भी देखी, सारी गवर्नमेंट में देखता आ रहा हूँ। मगर मैं समझता हूँ जब भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है, अपोजिशन अपना अपोजिशन का किरदार अदा करती है, गवर्नमेंट अपना किरदार अदा करती है, मगर किसी का भी राइट डायरेक्शन नहीं होता। जिसकी वजह से सफ़र कौन करता है? आप सफ़र करते हैं, मगर आप लोगों को भी उस वक्त जो भी गवर्नमेंट आती है उसको आपको भी यस में होके चलना पड़ता है, क्योंकि मीडिया की आज़ादी की राय ठीक है। चलें रमेश कुमार साहब, पॉइंट आपका आ गया, ब्रेक का वक्त भी हो गया और साथ ही आपने ये भी कहा कि मुझे तो आज पैमरा के ऊपर भी वज़ीर हासिल नहीं है कि वो एनआरओ दे सकें, तो फिर वो किस बुनियाद पर बार बार ये बात करते हैं? अपनी तकरीबन हर तकरीर में वो ये बात करते हैं, मुल्क में बाहर, मुल्क से बाहर भी वो यही बात करते हैं। क्यों करते हैं, किस बुनियाद पर करते हैं? तीनों मेहमानों से जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। रमेश कुमार साहब, जैसे ब्रेक से पहले आपने कहा कि वज़ीर आज़म को आइन के तहत इख्तियार हासिल नहीं है कि वो एनआरओ दे सकें, फिर वो क्यों बार बार एनआरओ ना देने की बात करते हैं? गिरफ्तार करने या ना करवाने का इख्तियार भी उनके पास नहीं है। फिर क्यों उन्होंने अमेरिका में बात की कि शायद खाकान अब्बासी कहते थे मुझे गिरफ्तार करो, मैंने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो फिर बात करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, खिताबात करते हुए वज़ीर आज़म क्यों इस तरह की गुफ्तगू करते हैं? देखें, एक इदारे नैब FIO जब लीडर जो है एक करप्शन फ्री, मनी लॉन्ड्रिंग फ्री और ये जब माहौल चाहता है, तो पाकिस्तान के अंदर जब भी किसी बड़ी ताकत में हाथ डालता है इदारा, तो बहुत सोच समझ के डालता है। उसको पता है कि इतनी जो है वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। मगर जब जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होती है, उसकी तरफ से कोई परेशानी नहीं होती है, या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो उधर से भी अगर कोई परेशानी नहीं होती है, तो एक मोरल सपोर्ट ज़रूर उन इदारों को मिलती है कि भाई आप करप्शन के हवाले से ये केसेस करें। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमेशा आपने देखा है कि इन्फ्लुएंस और इंटरफेरेंस इदारों के अंदर रहा है। इस वक्त आप बशीर मेमन को देखें, FIA में सवाल ही नहीं पैदा होता किसी इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस का शिकार हो सकता है। इवन जस्टिस जावेद इकबाल, नैब के ऊपर उंगलियां ज़रूर उठ रही हैं कि भाई इतने डिले क्यों केसेस हो रहे हैं। वहाँ पे मुझे रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस हो रही है कि रिफॉर्म होना चाहिए, कि इन्वेस्टिगेशन के हवाले से क्या होना चाहिए, इंक्वायरी लेवल पे क्या गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए, उस हवाले से रिफॉर्म की ज़रूरत है। मगर वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को उसका फ़र्ज़ बनता है। मगर आप किसी भी हवाले से इंटरफेरेंस या इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कहना, पाकिस्तान के अंदर एक वतीरा, पाकिस्तान के अंदर एक सिस्टम रहा है कि माजी में भी आपने देखा कि मुशर्रफ के टाइम पे NRO हुए, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि मैं इस मरतबा NRO नहीं दूंगा। मगर आज अगर कल प्राइम मिनिस्टर को अगर अपना एक, ठीक है, मरियम नवाज़ को भेजा, मगर फिर भी जो डिसीजन किया वो कोर्ट ने किया। अब कोर्ट, अब कानून हमें भी ज़्यादा देता है कि अगर ऐसे किसी की तबीयत ख़राब हो तो हमें भी ज़्यादा देता है, मगर फिर भी हमने कोर्ट के ऊपर छोड़ा। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट अगर हो के हम चलेंगे, मुल्की हालात के हिसाब से इंडिपेंडेंट रहना ही हमारा फ़ायदेमंद है। अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं रहे, हमारी ये स्टेटमेंट और जो है वो कारकुनों को जो है वो जज्बात बढ़ाती है, अपोजिशन को जज्बात बढ़ाती है। जो मुल्क जिस नेट से अभी गुजरा है, वो मैं समझता हूँ ऐसे किसी भी हालात का मुतमिल अभी नहीं हो सकता। और स्पेशली ऐसी सियासत के अंदर जैसे माजी में धरने हुए, अभी धरने हो रहे हैं, तो ये धरनों की सियासत जो है ना, ये हमें मुल्क को फिर पीछे लेके जाएगी। और एक एक कदम जो है हमें सोच समझ के करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। सही। चलें अखुनज़ादा चट्टान साहब, जब ज़ाहिर है लीडरशिप करप्शन फ्री हो, ऊपर से कोई प्रेशर नहीं हो, इदारों पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो, तो फिर इदारे आज़ादाना काम करते हैं। और वज़ीर आज़म जब NRO या गिरफ्तारी से मुतालिक कोई बात करते हैं तो दरअसल वो ये कहते हैं कि मेरी कोई मुदाखलत नहीं है, इदारे आज़ादी के साथ काम कर रहे हैं। देखिए जी, इदारों को इस मौजूदा हुकूमत ने तबाह कर दिया।
हम जो सड़कों पे निकल आए, क्यों आए? इसलिए आए कि हमने देख लिया कि इदारों को मफलूज कर दिया। इस मुल्क में इदारा पार्लियामान को ताला लगा दिया। कौन से इदारों को अखुंजादा साहब? मैं आपको बता रहा हूँ, पार्लियामान 16 महीने में एक बिल नहीं आया और 20 ऑर्डिनेंस आ गई। जो धांधली हुई थी, इसके लिए जो कमेटी बनी थी जिसका सरबराह परवेज खटक को बनाया था, अभी तक इसका एक इजलास नहीं बुलाया, इसका TORs अभी तक नहीं बने। अदलिया के जजों पे प्रेशर डालते हैं, इसके केसेस बेचते हैं, कुछ की वीडियोस चलाते हैं। नेब का इदारा जो है उसको कठपुतली बनाया है। जिस तरह का इशारा हो जाता है, पहले मिनिस्टर निकलते हैं कि कल उसने जेल जाना है, परसों इसने जेल जाना है, और एक एक करके उसको जेल भेजते हैं। हालांकि अभी तक हेलीकॉप्टर केस में ये 16 महीनों में एक बार इमरान नियाजी को नहीं बुलाया, अलीम आबाजी से किसी ने नहीं पूछा। ये पेशावर में जो BRT बन रहा है, इस केस में मैं बजाते खुद नेब गया हूँ। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पुख्तनख्वा के लोग, हम गए सारी सबूतों के साथ कि भाई इसकी तरफ भी थोड़ा तवज्जो दे दी। ये मनसूबा 130 अरब तक पहुँच गया, जिसको 27 अरब में मुकम्मल होना था। मालम जब्बा केस में किसी को नहीं बुलाया जाता है। हमारे लोगों इल्ज़ाम की बुनियाद पे पकड़ते हैं। अभी तक कितने अरसा हुआ मुझे बताए किस पे रेफरेंस बना? क्या जरदारी साहब पे रेफरेंस बना? क्या परियाल तालपुर साहिबा पे बना? क्या हमजा शरीफ पे बना? क्या शाहिदा खान अब्बासी पे बना? किस पे अभी तक रेफरेंस बना? और इनके जो अपने लोग जिस पे रेफरेंस बने हैं, अच्छा मीडिया का इदारा, आप देख ले कि मीडिया का क्या हशर हुआ। चलती टेलीविजन को बंद कर देते हैं, आप इसका इंटरव्यू चलाए, इसका नहीं चलाए, इसका शहरियत कैंसिल करे। भाई ये क्या हालात मुल्क का हो रहे हैं? इदारों के साथ क्या हो रहा है? हमें तो अपना रोना नहीं है। हम तो इस सिलेक्टेड हुकूमत को कहते हैं, इस लाडले को कहते हैं। ये मेरा भाई रमेश बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन ये इसका अपना सोच है, ये लाडले का नहीं है, ये ना अहल और नाकाम हुकूमत का नहीं है। बिल्कुल हम समझते हैं कि हम सब मिलके उस मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी जो मसाइल है इससे निकाल सकते हैं। अपोजिशन ने इस धांधली के बावजूद जो पहले इलेक्शन से पहले हुआ, जो इलेक्शन के दिन हुआ, इलेक्शन के बाद जो एक एक बंदे को पकड़ के बनीगाला लाते थे, इसके बावजूद अपोजिशन ने कहा कि सिलेक्टेड वजीर आजम आप कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। तो इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जाके डी चौक पे बैठ के आप लोग धरने दे दे, मैं कैंटीनर दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को खाना दूंगा, अगर आप लोग 10,000 लोग निकाले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर इसमें थोड़ा भी हया, गैरत, इज्जत नाम का कोई चीज है, तो अगर 5-10 लाख लोग आ जाए इस्लामाबाद में तो फिर उसको इस्तीफा देना चाहिए अपनी जबान के मुताबिक। जो जबान नहीं है, जो हर वक्त कहते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा, वो काम करते हैं। रमेश कुमार साहब से मैं जवाब लेता हूं। अफनान साहब, मैंने नहीं कहा है, अरबाब साहब मैंने नहीं कहा है, इस लाडले ने खुद कहा था इस असेंबली के फ्लोर पे कि अगर आप लोग 10,000 लोग अपोजिशन निकाले मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज दे दी इस्तीफा। अभी तक कोई रेफरेंस जाहिर नहीं हो सका, 90 रोज होने को आ रहे हैं, गिरफ्तारियां हुए। नैब के पास तो टाइम ही 90 रोज का, 100 दिन के अंदर अंदर रेफरेंस दायर करना होता है। इतना ज़्यादा, इतनी ताखीर क्यों लग रही है रेफरेंस दायर करने के लिए मुख्तलिफ केसेस में? सवालात तो फिर उठेंगे इदारों की कारकर्दगी पर भी और हुकूमत पर भी। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा कि नैब के अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है। नैब 1999 में मियाँ साहब पहले लेके आया और मियाँ साहब की फिर गवर्नमेंट चली गई, फिर मुशर्रफ ने आके उसको कंप्लीट किया, मगर ये मियाँ साहब ही नैब लेके आया था पीपल्स पार्टी के हवाले से। मगर अच्छी बात थी, एहतसाब का सिस्टम होना चाहिए था, मगर एहतसाब को किस तरीके से ट्रांसपेरेंट करना चाहिए। 99 के बाद आप देख लें कि पीपल्स पार्टी भी रही है और PMLN भी रही है, तो उन्होंने अपने टाइम पे वो क्यों नहीं किया। आप एतबार करेंगे, मैं मियाँ साहब के लाजमी नज़दीक था और मैं ये बातें करता था कि मियाँ साहब आपने ये वायदा किया है और आप इसको नैब को एक्टिव करें और इस अदारे को और मजबूत करें, इस अदारे के हवाले से रिफॉर्म करें, आपको आपकी क्रेडिट जाएगी। मैं भी कहता था, चौधरी निसार भी कहता था, शहबाज शरीफ साहब भी कहते थे, मगर मियाँ साहब को वो चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो आजकल खुदा का सिस्टम एक जो है, जहाँ पे आदमी अपने फ़र्ज़ नहीं निभाता, वो उधर ही उनको खुद को भुगतना पड़ता है उन चीज़ों के अंदर।
रिफॉर्म बिल्कुल होना चाहिए। एक केस सही। अगर होता है इन्वेस्टिगेशन का, जैसे पुलिस में 14 दिन का टाइम है कि भाई 14 दिन के अंदर रिमांड पेश करना है, ऐसे वहाँ पे भी होना चाहिए जहाँ पे जो फ्लॉज हैं। मगर आज भी वक्त गया नहीं है। आज मैं अपनी इस हुकूमत पीटीआई को भी कहता हूँ कि ये वक्त दोबारा, ये घड़ी जो है ना वो घूमती है, ये साइकिल घूमता है, कभी कौन है कभी कौन है। ये वक्त, क्योंकि मैं माजी में देख रहा हूँ पीपल्स पार्टी ने नहीं किया तो आज उस दंदल से पीपल्स पार्टी गुजर रही है, पीएमएलएन नहीं किया आज उस दंदल से गुजर रही है। इंसान खता का घर है, मगर वो इंसान कामयाब जाता है जब वो टाइम के ऊपर, जब उसको वक्त मिलता है अपने टाइम के ऊपर सही डिसीजन करता है। और सही डिसीजन के लिए हमें टाइम मिला है। अगर आज पीटीआई की हमारी गवर्नमेंट सही वक्त यही है कि नए में इस्लाहात का आगाज किया जाए, काम करे और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड ले तो ये हो सकता है, ये इसमें कोई शक नहीं और लेना चाहिए। ठीक है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अफनान साहब, जैसे रमेश कुमार साहब बता रहे हैं कि नून लीग ही ये नैब का कानून, नैब के इदारे को लेकर आई थी, नून लीग ने ही नैब का इदारा बनाया था। इस्लाहात भी आप लोगों ने नहीं की, 5 साल पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत रही, 5 साल नून लीग के पास रही, फिर आप ही दोनों जमातों ने मिलकर जावेद इकबाल साहब को चेयरमैन नैब लगाया था। तो फिर अब एहतसाब का अमल चल रहा है, तो इसमें शिकायत कैसी? देखिए, हमने जो एहतसाब ब्यूरो हम लोग लेके आए थे वो, और जो मुशर्रफ ने नैब बनाया था वो, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नैब ने, जो मुशर्रफ ने बनाया था वो इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को तोड़ के जो उनको ब्राइब किया जाए, किसी को क्या कहते हैं कोई धमकियाँ दिया जाए, और उसके थ्रू वो उन्होंने बनाई थी एक पार्टी मुस्लिम लीग काफ। और वो मुस्लिम लीग काफ के थ्रू वो चाह रहे थे कि उनकी हुकूमत जो है वो आगे 5000 साल चलती रहे। लेकिन फिर वो आपने देखा कि क्या हुआ, वो तो सारी दुनिया के सामने है। नैब का इशू ये है कि देखें, आप कानून इंसान ज़रूर अपनी अच्छी नीयत से बनाता है कि वो उसके थ्रू जो है वो लोग जो करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो कहीं पे भी हों, उनको पकड़ा जाए। लेकिन अगर आप नैब के इदारे को या किसी भी इदारे को, उसका कोई ऐसा सरबरा आ जाए जो उसको किसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करे या किसी प्लस या किसी माइनस फार्मूले के लिए इस्तेमाल करे, तो बड़ा मुश्किल होता है किसी कानून के तहत उसको रोकना। ये बात आवाम को भी समझनी चाहिए, क्योंकि आप जो मर्ज़ी कर लें, देखें, अगर आप जितने मर्ज़ी कानून बना लें, आप जितने मर्ज़ी बंद बांध लें, अगर बदनीयती होगी, अगर आपकी नीयत ख़राब होगी, जो कि हमारी तारीख में का हिस्सा रहा है, तो आप कोई ना कोई लूप होल। तो अफनान साहब, 2008 से 2018 तक जो 10 साल गुजरे, उसमें तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं थी, उसमें पीपल्स पार्टी 5 साल आपकी हुकूमत। क्या क्या इस्लाहात आप लेकर आए नैब कवानीन में? देखिए, हम लोगों ने इसके अंदर, नैब के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्लाहात की ज़रूरत है, और कुछ ऐसी इस्लाहात थी जो हम लाना चाह रहे थे, लेकिन इसमें हमारी, आप समझ लें कि हमारे एंड के ऊपर कुछ कमी रहेगी कि हम वो इस्लाहात ना ला सके जिसकी तहत कुछ ड्रैकोनियन लॉज हैं नैब के जो तब्दील नहीं किए गए, और उसका फिर हमें अब खमियाजा भी भुगतना पड़ा है। तो लेकिन इसका हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी का कोई इदारा ही ना हो। हम ये ज़रूर, हमारी तो नीयत, हमने जब ये नहीं इदारा बनाया था कि हमारी नीयत यही थी कि अकाउंटेबिलिटी हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का जो अब हमें एक्सपीरियंस हुआ है, उससे ये लगता है कि अकाउंटेबिलिटी का कानून ऐसा होना चाहिए जो तमाम लोगों के लिए हो। उसके अंदर कोई ये ना हो कि जी फलाना इदारा अपना खुद कर लेगा। कोई अपना खुद एहतसाब नहीं करता, कोई भी इस दुनिया में अपना एहतसाब खुद नहीं करता, एहतसाब कोई और ही आपका कर सकता है। और जब तक कानून एक ऐसा नहीं लाया जाएगा जो तमाम लोगों के लिए एक जैसा हो, ये ना हो कि मुशर्रफ के लिए ना हो या बाकी लोगों के लिए ना हो, तब तक उस ना कानून को कोई मानेगा ना ही वो। और फिर ये जो बार बार इदारे हमारे मुल्क के जो हैं वो इन इदारों, इस तरह नैब को इस्तेमाल करेंगे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, तो इसका अंजाम जो है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। पहले भी अच्छा नहीं हुआ, आगे भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन हम सीखते नहीं है ना, हम अपनी तारीख से नहीं सीखते, क्योंकि हम अपनी तारीख पढ़ाते ही नहीं है। हम तो आज तक ये कहते हैं 71 की जंग हम हारे ही नहीं, हम आज तक यही कहते हैं कि जी हमारी तो कोई गलती नहीं है। अगर मामला ये है कि आपको पता ही नहीं है कि महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, आपको पता ही नहीं है कि आपके मुल्क के अंदर एबटाबाद कमीशन में क्या लिखा हुआ है, आपके मुल्क के अंदर क्या क्या कैसे कैसे लोगों ने क्या क्या काम किए हैं, तो फिर आगे जो पीछे होता रहे वो आगे होता रहेगा, और उसके अंदर कोई मामला तब्दील नहीं होंगे जो हमारी पुरानी। यानी मौका अफनान साहब आपकी गवर्नमेंट के पास भी था, मौका पीपल्स पार्टी के पास भी था कि इस निज़ाम को सही किया जाता। तो चट्टान साहब, मौका आप दोनों ने ही गंवाया है, उस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया, निज़ाम को दुरुस्त करने की, इदारों में इस्लाहात लाने की कोशिश नहीं की। तो सिर्फ ये हुकूमत कसूरवार नहीं है इदारों या निज़ाम की ख़राबी की, आप दोनों हुकूमतों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, हमने भरपूर कोशिश किया था कि, और हमने ड्रापिंग भी किया था, लेकिन हमारे पास इतना अक्सरियत नहीं था। और इस टाइम पे
मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब भी राज़ी हुआ था, लेकिन चौधरी निसार की वजह से वो इस्लाहात नहीं हुई। इस्लाहात तो नहीं हुई, लेकिन हमने एक सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ ये नैब को इस्तेमाल नहीं किया था, और हमारे 5 साल में एक सियासी क़यादी जो था वो नहीं था। लेकिन अब जो जिस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, मसला ये नहीं है कि हमने कानून नहीं बनाए हैं। हमने जो कानूनी बनाए हैं इस पे अमल दरामद हो रहा है। झगड़ा क्या है? झगड़ा तो ये है कि हम बार बार कह रहे हैं कि खुदारा हमने जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, जो हर मुहज़्ज़ब दुनिया में होता है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान, जिसका नाम आईन है, दस्तूर है, इस पे अमल दरामद करे। इसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है। इस आईन और दस्तूर में हर इदारे का काम का तयन है कि कौन से इदारे का काम क्या है और कौन से इदारे का। आप मुझे बताएं, कल वज़ीर आज़म सेलेक्टेड कह रहा था कि मैं मीडिया को बिल्कुल आज़ादी है, वो कवरेज कर सकते हैं। आज मीडिया को कौन बंद कर रहे हैं? तो झगड़ा यही है कि आईन और दस्तूर पे अगर हम कानून बना। आज के प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो गया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।